चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्लास 11th मैथ्स का। ये 11th का मैथ्स का पहला वीडियो है। इसमें हम देखेंगे अध्याय 1 समुच्चय, जिसको इंग्लिश में सेट्स कहा जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, जो बेसिक सी चीज़ें हैं जो हर प्रश्नावली में हम पढ़ेंगे उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक चीज़ होती है कि जो फादर ऑफ सेट थ्योरी है ना, फादर ऑफ सेट थ्योरी है या सेट थ्योरी का जो जनक है, ये किसको कहा जाता है? जॉर्ज कैंटर को कहा जाता है। और ये कौन थे? तो ये जर्मन गणितज्ञ थे। ठीक है, ये जर्मन गणितज्ञ थे। ये क्या कर रहे थे कि त्रिकोणमिति के ऊपर एक रिसर्च कर रहे थे, और उस रिसर्च के टाइम में ही उन्होंने सेट थ्योरी दिया था। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना है कि क्या है कि जो फादर ऑफ सेट थ्योरी है, सेट थ्योरी की जो जनक है, किसको बोलते हैं? ये जॉर्ज कैंटर को बोलते हैं, और ये जर्मन गणितज्ञ थे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं ये बहुत सारे टॉपिक लिखे हुए हैं, ये हम इसी अध्याय में अध्ययन करेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं ये समुच्चय और उसका निरूपण। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे, ये हम देखेंगे जो प्रश्नावली है 1.1 प्रश्नावली है। इसमें हम देखेंगे समुच्चय और उसका निरूपण, समुच्चय की कुछ परिभाषाएं देखेंगे, समुच्चय होते क्या हैं और उसको कैसे निरूपित किया जाता है, मतलब उसको समुच्चय को गणित के रूप में किस तरीके से लिखा जाता है, ये उसका निरूपण कहलाता है। तो ये हम देखेंगे प्रश्नावली 1.1 में। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं समुच्चय का प्रकार, है ना, समुच्चय का प्रकार। इसके बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन इसमें से सिर्फ 6 टाइप दिए हुए हैं जो हमारे सिलेबस में हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें जैसे रिक्त समुच्चय है, परिमित और अपरिमित समुच्चय है, समान समुच्चय है। ये तीनों जो समुच्चय हैं, है ना, ये जो तीनों समुच्चय हैं, ये हम पढ़ेंगे किस प्रश्नावली में? ये पढ़ेंगे 1.2 प्रश्नावली में। ठीक है, 1.2 प्रश्नावली में। इसके बाद देखिए ये जो उपसमुच्चय है, घात समुच्चय है और सार्वत्रिक समुच्चय है। ठीक है, तो ये तीनों जो हम पढ़ेंगे, ये इसके बाद वाली प्रश्नावली मतलब 1.3 प्रश्नावली में पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद ये वेन आरेख। तो वेन आरेख क्या होता है? एक उसका एक ग्राफिकल मेथड होता है ना। वेन आरेख जो है एक डायग्राम बना होता है, तो डायग्राम के माध्यम से हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, किसके? समुच्चय के। तो इसको हम पढ़ेंगे 1.4 प्रश्नावली में इसको। और 1.4 में भी ये चीज़ें होगी, ये जो समुच्चयों पर संक्रियाएं हैं, संक्रियाओं का मतलब ये होता है कि उदाहरण के लिए यहाँ पर जैसे हम बात करें समुच्चय, जैसे मैथ्स है, तो मैथ्स में सबसे पहली पुरानी क्लासेस में हमने देखा है कि जो संख्याएं पढ़ी थी। अब संख्याओं के संक्रियाएं क्या होती है? तो संक्रियाओं में हमने देखते हैं, जैसे सबसे पहले गिनती देख ली, है ना, और उसमें क्या किया हमने संक्रियाओं में, जैसे जोड़ना है किसी भी संख्या को, घटाना है, गुणा है, भाग है, ये सारी संक्रियाएं होती है। लेकिन इसमें ये जो समुच्चय वाला अध्याय है, इसमें संक्रियाएं सिर्फ 3 टाइप की होगी। एक तो सम्मिलन होगा, एक सर्वनिष्ठ होगा और एक अंतर होगा। ठीक है, तो ये 3 टाइप की जो संक्रियाएं हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे कहाँ पर? हम प्रश्नावली 1.4 में। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं समुच्चय का पूरक, है ना। तो समुच्चय का जो पूरक है, ये देखेंगे अपन इसको प्रश्नावली 1.5 में। और आगे जो व्यवहारिक प्रश्न है, अब व्यवहारिक प्रश्न हम देखेंगे कहाँ पर? तो प्रश्नावली 1.6 मतलब इसके बाद वाली प्रश्नावली में 1.6 में देखेंगे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर अपन कितनी प्रश्नावली हो गई? टोटल 6 प्रश्नावली हो जाएगी, जिसमें इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे हम। उसके बाद देखेंगे लास्ट में एक होती है विविध प्रश्नावली, विविध प्रश्नावली। विविध प्रश्नावली के बारे में हम क्या देखेंगे? सबसे लास्ट में देखेंगे, जब ये सारी 6 प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में। ठीक है, तो एक एक करके हम इस अध्याय में क्या करेंगे कि ये 6 प्रश्नावली देखेंगे और एक विविध प्रश्नावली रहेगी साथ में। उसके बाद हम क्या करेंगे कि विविध प्रश्नावली। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। अब देखते हैं कि समुच्चय क्या होता है। इसके जस्ट इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है,
इसके बाद हम देखते हैं, आगे बढ़ेंगे कि समुच्चय क्या होता है और उसका निरूपण कैसे किया जाता है। ठीक, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं कि समुच्चय के बारे में। तो समुच्चय की परिभाषा क्या होती है कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सुपरिभाषित संग्रह जो शब्द आया हुआ है इसको समझते हैं थोड़ा सा। सुपरिभाषित संग्रह तो सभी को पता है, जैसे उदाहरण के लिए मार्कर है, तो मार्कर को मैंने सभी मार्कर को एक साथ कलेक्ट कर लिया, तो यही क्या है, मार्कर का कलेक्शन है, संग्रह है। लेकिन ये सुपरिभाषित संग्रह क्या हो सकता है ना। तो सुपरिभाषित संग्रह को हम समझते हैं कि इसको हम बोल सकते हैं कि संग्रह जो है, जो कलेक्शन है अपना, वो व्यक्तियों के अनुसार ना बदले। ठीक है, व्यक्तियों के अनुसार जो संग्रह है वो व्यक्तियों के अनुसार नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जाम्पल है, उसके माध्यम से समझेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो, यदि कोई क्वेश्चन कर रहा है ना, यदि कोई क्वेश्चन कर रहा है कि मान लो किसी ने बताया कि ये मार्कर का जो समूह है या मार्कर का जो कलेक्शन है वो समुच्चय है या नहीं है। ठीक है, तो इसका सीधा सा आंसर ये होगा कि हम यदि मान लो उदाहरण के लिए बहुत सारे व्यक्तियों से हम पूछ रहे हैं, क्या ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ये जो कलेक्शन है किसका, मार्कर का, ये समुच्चय होगा या नहीं होगा। यदि मान लो हम बहुत सारे व्यक्तियों से पूछ रहे हैं तो सभी का जवाब यदि एक हो रहा है, सभी का जवाब यदि सेम आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि वो क्या होगा, समुच्चय होगा। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं हम। सबसे पहला एग्जाम्पल देखते हैं कि इसमें दिया हुआ है कि 10 से कम विषम प्राकृत संख्या है। ठीक है, 10 से कम विषम प्राकृत संख्या है। अब हम सभी को पता है कि जो 10 से कम विषम प्राकृत संख्या, तो सबसे पहले इनकी बात कर लेते हैं, ये विषम और प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या होती क्या है कि प्राकृत संख्या हमेशा 1 से स्टार्ट होती है, तो यहाँ से 1, और विषम की बात हो रही है। विषम क्या है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये सारी विषम संख्या है। लेकिन कंडीशन क्या है कि ये 10 से कम होना चाहिए, है ना। 10 से कम होना चाहिए, इसका मतलब ये 11 और 13 क्या है, ये 10 से ज़्यादा है। इसका मतलब यहाँ पर जो एक समूह मिलता है संख्याओं का, ये कौन सा मिला अपने को, 1, 3, 5, 7 और 9। यहाँ पर देखिए, यदि ये सेम क्वेश्चन 10 से कम विषम प्राकृत संख्या है, ये सभी से पूछा जाए तो सभी के आंसर तो सेम ही होंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए विषम प्राकृत संख्या की बात हो रही है जो 10 से कम होना चाहिए, तो विषम प्राकृत संख्या 1, 3, 5, 7, 9, और इसके आगे हम इसलिए नहीं बढ़ सकते क्योंकि यहाँ कंडीशन दी हुई है कि ये 10 से कम होना चाहिए, तो यहाँ पर सभी के आंसर सेम होंगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये सुपरिभाषित संग्रह हुआ, है ना, सुपरिभाषित संग्रह हुआ। इसका मतलब ये है कि हमने बहुत सारे लोगों से क्वेश्चन पूछा होगा तो सभी का आंसर सेम आएगा। ठीक है, सभी का आंसर सेम आएगा, तो हम यहाँ क्या बोल सकते हैं, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये क्या है, एक सुपरिभाषित है, सुपरिभाषित क्या है, संग्रह है, संग्रह है। इसलिए क्या हो जाएगा, ये समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, ये समुच्चय होगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, मार्क कर देते हैं। तो ये क्या होगा, समुच्चय होगा। क्यों समुच्चय होगा, क्योंकि ये क्या है, ये सभी, ये जो ग्रुप मिला हुआ है संख्याओं का, ये सुपरिभाषित संग्रह है। ठीक है, उसके बाद अगला एग्जाम्पल देखते हैं, 5 सबसे अच्छे अभिनेता। ठीक है, 5 जो है वो सबसे अच्छे अभिनेता। अब इस क्वेश्चन को हम मान लो उदाहरण के लिए 10 लोगों से करते हैं, तो 10 लोगों के सेम आंसर हो सकते हैं क्या। अभिनेता मतलब जो एक्टर्स होते हैं, वो हो सकता है कि इनमें 5 जो पूछा हुआ है सबसे अच्छे, हो सकता है कि मेरे लिए जो अभिनेता है वो 5 मेरे हिसाब से होंगे। हो सकता है कि उदाहरण के लिए मैंने 5 ये बता दिया, हो सकता है फेवरेट अमिताभ बच्चन मैंने बोल दिया, या फिर हो सकता है कि जॉन इब्राहिम बोल दिए, तो ये क्या है, मेरे फेवरेट एक्टर है। लेकिन सभी व्यक्तियों के लिए एक्टर्स अलग अलग हो सकते हैं। तो मान लो मैं उदाहरण के लिए इस क्वेश्चन को यदि मैं पूछ रहा हूँ कि 5 सभी लोग, आप क्या करो कि 5 सबसे अच्छे अभिनेताओं के नाम बताइए, तो सभी के नाम अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है,
इसलिए क्या होगा, ये सभी के आंसर्स अलग अलग होंगे, इसलिए ये सुपरिभाषित संग्रह होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग व्यक्तियों का आंसर अलग अलग होगा। इसलिए हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि ये जो है ये सुपरिभाषित संग्रह नहीं होगा, सुपरिभाषित संग्रह नहीं होगा। ठीक है, सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। ठीक है, सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये समुच्चय नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मान लो उदाहरण के लिए ये सेम क्वेश्चन 5 सबसे अच्छे अभिनेताओं कौन कौन से हैं इनके बारे में पूछें तो क्या होगा, सभी के आंसर्स अलग अलग आएंगे, और जब सभी के आंसर्स अलग अलग आएंगे तो ये समुच्चय नहीं कहलाएगा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं, एक अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। अब अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर कौन कौन से, ये हम सभी को पता है, यहाँ नोट कर लेते हैं। स्वर में क्या हो जाएगा, ए, ई, आई, ओ और यू, ये क्या है, ये अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए ये सभी, यदि हम सभी से क्वेश्चन करेंगे तो क्या होगा कि सभी का आंसर सेम ही होगा, क्योंकि स्वर का ग्रुप तो एक ही है, स्वर का ग्रुप तो यही होगा, इसलिए ये क्या होगा, सुपरिभाषित संग्रह होगा, सुपरिभाषित संग्रह है ना, सुपरिभाषित संग्रह है, सभी के आंसर सेम आएंगे, इसलिए क्या बोल सकते हैं हम कि ये जो है क्या होगा, समुच्चय होगा। ठीक है, क्लियर है। ये जो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं ये क्या है, अपने आप में एक सुपरिभाषित संग्रह है, इसलिए ये समुच्चय होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी का, संख्या 12 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड की बात करते हैं, संख्या जो 12 दिया हुआ है। अब 12 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हो सकते हैं, तो हमारा तरीका तो यही होता है कि अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 से भाग देंगे। 2 से कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, 6 बार जाने के बाद फिर 2 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 तिया 6, और फिर 3 बार, 3 एका 3। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर अपने को कौन कौन सी संख्या मिल रही है जो अभाज्य गुणनखंड है, वो कौन कौन से हैं। यहाँ पर देखिए, एक तो 2 है, दोनों सेम ही है, तो 2 हो जाएगी संख्या, और एक संख्या है 3। तो ये दोनों क्या है, जो 2 है और 3 है, ये क्या है, इस 12 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। कौन कौन से, 2 और 3 होंगे। तो यहाँ पर सभी के आंसर तो सेम ही आएंगे, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये भी क्या है, ये सुपरिभाषित संग्रह है ना, है। इसलिए क्या हो जाएगा, ये भी समुच्चय हो जाएगा, ये भी समुच्चय हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, दुनिया के 3 सबसे प्यारे जानवर। ठीक है, अब थोड़ा सोचिए कि दुनिया के 3 सबसे प्यारे जानवर कौन कौन से हो सकते हैं, लेकिन इसी क्वेश्चन को हो सकता है, जैसे मैंने 3 जानवर मान लो बता दिया, एक गाय है, एक कुत्ता है और एक बिल्ली है, तो ये क्या है, हो सकता है, लेकिन आपके लिए कुछ और हो, आप सभी के लिए आंसर सभी के अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये सभी के आंसर जब अलग अलग होंगे तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये सुपरिभाषित संग्रह है क्या, नहीं है। क्यों, क्योंकि ये इसके जो आंसर्स हैं वो व्यक्तियों के अनुसार चेंज होते जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये जो है ये समुच्चय होगा क्या, नहीं होगा। यदि सुपरिभाषित संग्रह नहीं है इसलिए समुच्चय भी नहीं होगा। अगला एक क्वेश्चन देखते हैं इसी के आगे, 6वां नंबर का, समीकरण x² = 9 है ना, समीकरण x = 9 है, इसका हल क्या होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं थोड़ा सा इसको सॉल्व करके। यहाँ पर यदि देखा जाए तो जो x² है ना, यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं साइड में। जो x² है ये 9 है। अब इसका हल क्या हो सकता है, इसका हल निकालने के लिए हमको x की वैल्यू चाहिए, और x की कितनी वैल्यू हो सकती है इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर देखो, इसको ऐसा लिखा जा सकता है कि x²। अब ये 9 है, ये 9 किसका स्क्वायर है, तो हम देखते हैं कि ये जो 9 है ये -3 का भी स्क्वायर होता है
और +3 का भी स्क्वायर होता है। तो हम यहाँ इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि x जो स्क्वायर है ये किसके इक्वल होगा, ये +-3 के स्क्वायर के इक्वल हो सकता है। एक्स स्क्वायर किसके बराबर हो सकता है, +-3 के स्क्वायर के बराबर। मतलब x का मान कितना हो सकता है, +3 भी हो सकता है और -3 भी हो सकता है। ये दोनों मान हो सकते हैं, इसके दोनों वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर सभी का क्या हो सकता है, सेम आएगा, कितना, +3 और -3, ठीक है। +3 और -3 सभी का आंसर सेम आएगा। और यहाँ हम बोल सकते हैं कि ये भी क्या हो जाएगा, सुपरिभाषित संग्रह हो जाएगा। सुपरिभाषित संग्रह है, इसलिए क्या हो जाएगा, अब ये सुपरिभाषित संग्रह तो है, तो क्या हो जाएगा इसमें, ये समुच्चय होगा कि नहीं होगा, ये समुच्चय होगा, ठीक है। अब ये कुछ एग्जाम्पल है, इनके माध्यम से हम आपको समझ में आ गया होगा कि समुच्चय किसको बोलेंगे और किसको नहीं बोलेंगे। सिंपल सी चीज़ है क्या, कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जो समूह बन रहा है, उसका जो आंसर होगा वो यदि व्यक्तियों के अनुसार चेंज हो रहा है, यदि अलग अलग व्यक्तियों से पूछा जा रहा है और अलग अलग व्यक्तियों का आंसर यदि अलग अलग आ रहा है, तब क्या हो जाएगा, वो समुच्चय नहीं होगा, ठीक है। और यदि सभी व्यक्तियों से हमने, मान लो उदाहरण के लिए 10 व्यक्तियों से अपन ने ये सेम क्वेश्चन कर दिया और सभी के आंसर यदि सेम है, तो वो क्या हो जाएंगे, समुच्चय होगा वो, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है।